सो गाइज अगेन वी आर बैक विद दिस वीडियो एंड दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आपको चैप्टर का नाम पता है, पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, यानी कि ये इंडिया वाली बुक का चैप्टर 5th है, उसका सेकंड पार्ट हम इसमें बताने जा रहे हैं आपको। आई होप आप सभी ने वीडियो का पहला पार्ट देखा होगा, आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल एंड यू वांट टू गेट द नोट्स, सो यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो, देयर यू कैन गेट नोट्स वेरी इजिली। तो हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पहले सेगमेंट में, पहले पार्ट में जो हमने चीजें पढ़ी थी वो कैसे दूसरे पार्ट से रिलेट हो रही है। ओके, सो अगर आप देखें तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ लिया था कि जब से हमारे भारत देश के अंदर इलेक्शन चल रहे थे, हमने लगभग 1951 से 2 के बीच में पहला जनरल इलेक्शन खत्म करा, फिर उसके बाद 57 तक चला, फिर 62 तक चला और 67 में एक और जनरल इलेक्शन, 4th जनरल इलेक्शन होना है। अब आपने समझना, पता है क्या है, आपने समझना ये है कि आपने देखा था कि यार 1962 के अंदर हमारे साथ इंडो चाइना का जो वॉर था वो हो गया था। इसके बारे में आई होप आपको थोड़ा बहुत पता होगा। उसके बाद हमने देखा था कि 1964 के अंदर नेहरू जी की डेथ हो गई थी और नेहरू जी जब डेथ होगी उनकी, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आफ्टर कांग्रेस, मतलब आफ्टर नेहरू कांग्रेस किस तरीके से चलेगी। सो दैट इज वाई बहुत सारे लोगों के परसेप्शन आए। देन फाइनली वी नो दैट आपके शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को हमने 1966 के अंदर ही अपॉइंट कर लिया था, तुरंत उनकी डेथ के कुछ टाइम बाद। लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर इनका टाइम पीरियड 2 साल तक ही चलता है, क्योंकि 66 तक लगभग इनकी डेथ हो जाती है। तो ड्यूरेशन दिस टाइम पीरियड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि उन्होंने 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करी थी। एक तो 65 में जो पाक वॉर लड़ा था वो करा था, और 1966 में जब डेथ हो गई तो उससे पहले इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे, एंड दिस इज द ग्रीन रेवोल्यूशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो दैट इज व्हाई इनका टाइम पीरियड, एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट दिस, और ये हमने समझ लिया था। बट अगर हमें ये समझना है कि 1966 के बाद जब नेहरू जी की 64 में डेथ हुई, 1966 के अंदर कांग्रेस के इतने बड़े लीडर शास्त्री जी की डेथ हुई, सो आफ्टर दिस पीपल गेटिंग कंफ्यूज, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम कैसे चलेगा, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आफ्टर शास्त्री अब क्या होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो 1962 के अंदर वॉर हुआ है, मतलब सॉरी 1962 के अंदर जनरल इलेक्शन खत्म हुआ था, तो आपको पता है कि उसके बाद भी नेहरू जी को ही चुना गया था। लेकिन नेहरू जी तो डेथ हो गई थी, उनकी तो डेथ हो गई थी, और उसके बाद 64 में चलो मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, शास्त्री जी को बिना किसी क्या कहते हैं इलेक्शन के चुन लिया गया था। लेकिन इनका जो इलेक्शन का टाइम पीरियड है ना, वो आप देखें तो 67 में जाके खत्म हो रहा है, और 1966 में शास्त्री जी की डेथ होगी, तो फिर भी 1 ईयर का गैप तो बच रहा है ना। तो 1 ईयर के गैप में हुआ क्या, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पे 1 ईयर के गैप में लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब कौन आएगा शास्त्री जी के बाद। सो दैट इज वाई अब आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे शास्त्री के बाद जो गेम 1 साल की थी, फिर 67 में किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ही चुनी गई। तो इतना सा आप समझ लीजिए कि 1966 के अंदर 2 नाम बहुत ज्यादा फेमस थे। एक थे इंदिरा जी का, इंदिरा गांधी जी का, और उसके बाद एक था मोरारजी देसाई जी का। ठीक है, मोरारजी देसाई जी, आप याद रखिएगा सभी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक थे हमारे इंदिरा गांधी जी और एक थे हमारे मोरारजी देसाई जी। इनके दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है कि उसके कैंडिडेट, उसके बहुत बड़े बड़े टॉप लीडर्स इंडिया के बहुत साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह पे बसे हुए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर एक ऐसा मैं कह सकता हूँ ग्रुप था जिसे हम सिंडिकेट मेंबर कहते हैं। सिंडिकेट मेंबर्स ने 1966 के अंदर इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा, और यह कहा गया कि 1966 के अंदर इंदिरा गांधी जी एक ऐसा चेहरा बनेंगी जो एज अ पीएम का इलेक्शन लड़ेंगी। तो 1966 से 67 तक लगभग यही चलता रहा। मोरारजी देसाई जी कहते रहे मैं अगर पार्टी बदल दूंगा अगर इस बार मुझे पीएम के इलेक्शन के लिए नहीं मिला तो। और यहाँ पे सिंडिकेट मेंबर मोरारजी देसाई को पसंद नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पे सिंडिकेट मेंबर को पता था कि मोरारजी देसाई एक अड़ियल बुद्धि के आदमी है ना। सो दैट इज वाई यहाँ पे 66 के अंदर अप्रोच रखी गई कि इंदिरा गांधी जी को ही चुना जाएगा। एंड देन फाइनली 67 के इलेक्शन में पीएम का चेहरा जो होती है वो हमारी इंदिरा गांधी जी होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको थोड़ी बहुत स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो हुआ क्या, अब यहाँ पे अगर आप देखें टोटल सीट पहले कितनी थी, 489, फिर 494, फिर 494, लेकिन यहाँ पे कितनी सीट होगी, 520। और एट प्रेजेंट टाइम हमारी कितनी सीटें हैं भाई, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, एक तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं आपने ये बताना है, और कौन सी लोकसभा
कौन सी लोकसभा इस टाइम पीरियड पे है। जैसे चौथी लोकसभा तो 1967 में हुई थी, ठीक है। तो यूपीएससी के एग्जाम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभी से तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। दैट इज वाई एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट जब भी बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट 11th 12th की किताब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट सब कुछ घोल के पी जानी होती है। सो दैट इज वाई वो बस रिलेट करता है। तो मैं इसीलिए आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आप सबसे पहले तो बताइएगा कि अभी टोटल सीट कितनी है, ठीक है, टोटल सीट कितनी है। उसके बाद आप ये बताइएगा कि अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, ठीक है, क्योंकि 2021 में ही तो चली है, अभी नहीं, 2019 में इलेक्शन हुआ था। 2019 में इलेक्शन हुआ था, तो 2019 से चल रहा है। तो अभी वो देखते हैं कब तक चलता है, ठीक है। तो वो कौन सी लोकसभा थी, तो यहाँ पे 67 के अंदर चौथी लोकसभा होती है। और चौथी लोकसभा के अंदर अगर आप देखें तो उस टाइम पीरियड के अंदर हमारी सीट जो थी वो 498 था, और क्या कहते हैं 498 था, सॉरी 494 था, और वो 520 हो गई, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पे 4th जनरल इलेक्शन है, और कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 40% सीट का हिस्सा शेयर मिला, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जीती। अभी कैसे जीती थोड़ा सा हम वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्योंकि शुरुआती से कॉम्पिटिशन चल रहा था, इंटेंसिव कॉम्पिटिशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में ये झगड़ा चल रहा था कि पीएम की पोस्ट के लिए कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। एक तरफ इंदिरा गांधी जी और एक तरफ मोरारजी देसाई जी। तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि सिंडिकेट मेंबर्स ने इंदिरा गांधी का सपोर्ट करा था। दैट इज वाई मेजॉरिटी 2% 3 सीटों का मेजॉरिटी हासिल करने वाली इंदिरा गांधी जी बनी थी, और इसीलिए इंदिरा गांधी 1967 का इलेक्शन लड़ती हैं। और जब 1967 का इलेक्शन लड़ती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने वाले ये समर्थन व्यक्ति ये लोग थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था, दे बिलीव दैट शी डिपेंड्स ऑन द सीनियर लीडर। देखिए इंदिरा गांधी जी ना एक कठपुतली की तरह काम करेंगी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी इनएक्सपीरियंस प्लेयर है। सिंडिकेट मेंबर्स ये तो पीएम का चेहरा बन नहीं सकते हैं, बट दे आर सपोर्टर, दे आर द सपोर्टर ऑफ नेहरू। मतलब नेहरू की फैमिली के प्रति बहुत लॉयल थे ये लोग। सो दैट इज वाई यहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक गेम खेला। गेम ये खेला कि उन्होंने इंदिरा गांधी को एक चेहरा बनाया, और उन्हें पता है कि इंदिरा गांधी को कठपुतली की तरह नचाया जाएगा, बिकॉज शी इज इनएक्सपीरियंस प्लेयर। सो दैट इज वाई यहाँ पे उस चेहरे को रखा गया। उन्हें पता था मोरारजी देसाई को रखेंगे तो मोरारजी देसाई जी वही वाला सीन की सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मोरारजी देसाई जी को नहीं अपॉइंट करा गया। यहाँ पे इनको लगता है कि सीनियर लीडर की बात सुनेगी इंदिरा गांधी जी, और यहाँ पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस है, इसलिए वो सिंडिकेट मेंबर से ही एडवाइस लेती रहेंगी। और सिंडिकेट मेंबर्स ने सोचा पीएम का चेहरा है, इतने टाइम से नेहरू फैमिली ही तो जीतती आ रही है, नेहरू जी कांग्रेस ही जीतता आ रहा है, तो ऐसे कैसे होगा कि भाई क्या कहते हैं कांग्रेस नहीं जीतेगा। ऑफ कोर्स कांग्रेस जीतेगा, क्योंकि सिंडिकेट मेंबर्स ने सपोर्ट करा। उन्हें पता था देसाई जी, मोरारजी देसाई जी एक स्ट्रिक्ट रूलर है और वो उनकी नहीं सुनेंगे। दैट इज वाई उन्होंने कहा कि हम नेहरू फैमिली के प्रति लॉयल्टी हमारी ज्यादा है, दैट इज वाई हम इंदिरा गांधी को ही सपोर्ट करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब क्या हुआ, अब हुआ 1967 के अंदर इलेक्शन। सभी सिंडिकेट मेंबर्स ने इलेक्शन लड़े, इंदिरा गांधी जी ने भी इलेक्शन लड़े। इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रही थी। वो 2 सीट कौन सी थी आप मुझे कमेंट करिएगा। 2 सीट से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, ठीक है। 2 सीट कौन सी थी 1967 में? हालांकि हमेशा 2-3 सीटों से लड़ा जाता है, लेकिन आपको पता है कि उस समय पे स्वराज पार्टी भी एक पार्टी थी जिसने 44 सीटें ली। कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम पीरियड पे 283 मतलब सीटें मिल पाई। एमपी इनके सिर्फ और सिर्फ 283। सोचिए 520 में से सिर्फ 283। 520 में से दूसरी पार्टियां भी गठबंधन बना लेती तो शायद से वही अपना खुद का क्या कहते हैं एक पार्टी बना लेते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद जनसंघ पार्टी, जिसे आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, वो क्या कहते हैं 38 सीट लेके आई थी, और सॉरी 35 सीट लेके आई थी। लेकिन पता क्या हुआ, यहाँ पे ना पासा उल्टा हो गया, क्योंकि एक ऐतिहासिक इलेक्शन साबित हुआ। लोगों को ये लगा कि इंदिरा गांधी जी के आने की वजह से नेहरू जी की बेटियां हैं, तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं सिंडिकेट भी सपोर्ट कर रहा है, तो शायद से क्या कहते हैं 4th जनरल इलेक्शन भी एक अच्छे पीक की वजह से पहुंचेंगे और अच्छी तरीके से जीतेंगे। बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर आप 60s का दौर देखें, 1960s से लेकर 1970 का दौर देखें, तो ये 10 साल ऐसा मतलब खतरनाक साल था कांग्रेस के लिए, क्या पूरे देश के लिए, क्योंकि ये वाला टाइम पीरियड कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा दर्द था। तो वो क्या दर्द था
वो समझना है हमें, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसका इफेक्ट पार्टी के ऊपर क्या, इसका इफेक्ट सरकार के ऊपर या इसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर किस हिसाब से पड़ा। ठीक है, तो कुछ 2-4 पॉइंट है, आपको ये याद रखना होगा। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई 1960 का दशक एक राजनीतिक भूकंप की तरह था, व्हाई 1960s एरा इज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो वो समझना है हमें, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो 2 प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ एक साथ हो गई। क्यों, कैसे डेथ हो गई? 64 के अंदर नेहरू जी निकल लिए, 66 के अंदर शास्त्री जी निकल लिए। उसके बाद नेहरू के बिना कांग्रेस का सोच पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने जैसे जैसे शास्त्री जी को बनाया था, लेकिन शास्त्री जी निकल लिए। अब शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी को अपॉइंट करा गया था, लेकिन उन्होंने भी सीन कर दिया। क्या सीन कर दिया वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे इन एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, बहुत एक्सपीरियंस कम था उनको, दैट इज वाई सिंडिकेट मेंबर ने इसका इस्तेमाल करा अपनी पावरों का। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गए भाई। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब ऐसा होता है कि मॉनसून लेट हो जाना, मॉनसून लेट होने की वजह से सामान महंगे हो जाते हैं। सामान महंगे हो जाते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब मॉनसून लेट होता है तो एग्रीकल्चर अपने आप डिक्लाइन हो जाता है। मतलब एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया, सामान पैदा नहीं हुआ, प्रोडक्शन पैदा नहीं हुई, तो सिंपल सी बात है लोगों को खाने के लिए महंगा मिलेगा सामान। जो लोगों को खाने के लिए सामान महंगा मिलेगा तो अपने आप ही इकोनॉमिक्स जो बच्चा पढ़ता है उसको पता है कि एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। दैट इज इकोनॉमिक क्राइसिस भी उसमें एक रीजन बना, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी उस टाइम पीरियड के अंदर हुआ था। उसके बाद राइजिंग प्राइस हुआ, ऑफ कोर्स सामान नहीं मिला तो राइजिंग प्राइस होगा। यहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत पैसा खर्च करना पड़ा हमें। क्यों? क्योंकि 1962 के अंदर जब वॉर हुआ था तो उसके बाद 1965 का वॉर कैसे जीत गए? क्योंकि भाई जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया था, और अगर हम 1965 का वॉर हार जाते तो उसमें और ज्यादा बेइज्जती फिर हमारी। तो इसीलिए दूसरा फूड स्कैरसिटी, मतलब वही जब सामान नहीं है फूड स्कैरसिटी हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट इशू था, उसके बाद बहुत ही ज्यादा अशांति वाला माहौल हो गया था, क्योंकि 1967 के इलेक्शन के अंदर इंदिरा गांधी को या सिंडिकेट मेंबर को लगा कि कहीं ना कहीं शायद से पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बट पॉजिटिव इंपैक्ट ना पड़ते हुए हिंदू मुस्लिम झगड़े बहुत ज्यादा होने लगे और ये एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि नॉन कांग्रेसिज्म की पॉलिसी आई। आज तक कभी ऐसा नहीं आया। देखिए एक बात बिल्कुल फैक्ट है, अगर आपने कोल्ड वॉर चैप्टर पढ़ा है तो कोल्ड वॉर चैप्टर के अंदर बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया गया कि क्या कहते हैं, ये नशा, ये दौलत, ये हुकूमत सब किराएदार है। आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास होगी। सेम ऐसा ही कांग्रेस के साथ भी यही सीन था कि कांग्रेस को लगा कि लंबे समय तक पावर हमारे पास ही रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ। लंबे समय के बाद पावर जो है ट्रांसफर होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है। सेम आपके साथ भी ऐसा ही है। अगर आप जिस लेवल पे आज पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है आप कल उसी ही लेवल पे पढ़ेंगे, है ना। हर चीज का समय आता है। तो ऐसा ही नॉन कांग्रेसिज्म है क्या, मैं वो बता देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे कि मान लीजिए कि कांग्रेस की विचारधारा इतने लंबे समय तक चल रही थी, लोग कांग्रेस को इतने लंबे समय से सपोर्ट कर रहे थे, तो लोगों को यह पता चला कि कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी जी को जानबूझ के उनके पिताजी की वजह से या सिंडिकेट मेंबर की सपोर्ट की वजह से लाया जा रहा है। सो दैट इज वाई यहाँ पे लोगों ने क्या बोला, पार्टी अपोज दैट कांग्रेस रियलाइज दैट अ डिवीजन ऑफ वोट कीप देयर कांग्रेस इन द पावर। लोगों ने ये महसूस करा कि इतने लंबे समय तक अगर नेहरू जी या गांधी जी आने वाली कोई भी कांग्रेस फैमिली अगर इलेक्शन जीतती है तो उसका रीजन ये था कि अपोजिशन पार्टी आपस में एक दूसरे के वोट शेयर नहीं करती है या आपस में एक साथ अलायंस नहीं हो पाती है। इसी वजह से क्या कहते हैं, उन्होंने बोला So the ideologically different of political party form anti-Congress front defeat the Congress। उन्होंने कहा कि अगर हमें कांग्रेस को हराना है ना तो कांग्रेस को हराने के लिए हमने एक नई षड्यंत्र यानी कि एक कॉन्स्पिरेसी रचनी है। और यहाँ पे हम इतने समय तक अलग नहीं हो रहे थे तो अभी हमें इतने समय तक हम अलग थे तो अभी हमें एक साथ होना पड़ेगा। हमें एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, ऐसी गवर्नमेंट जो एंटी कांग्रेस हो, जिसमें सारी पार्टी 7 पार्टी अलायंस हुआ था एक टाइम पीरियड के अंदर। जैसे हमने बोला नॉन कांग्रेसिज्म, जैसे हमने बोला ग्रैंड अलायंस। नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब ये होता है ऐसे लोग जो कांग्रेस की विचारधारा को नहीं मानते हो। सिंपल सा समझना है। ग्रैंड अलायंस का मतलब सारी अपोजिशन पार्टियां एक साथ हो जाती हैं तो उसे ग्रैंड अलायंस बोलते हैं। नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब वो सारे के सारे लोग जो पूरी तरीके से क्या कहते हैं कांग्रेस की विचारधारा को नहीं मानते या अच्छा नहीं समझते, सो उसे हम गैर कांग्रेसिज्म बोलते हैं। अब गैर कांग्रेसवादी बोल लीजिए या नॉन कांग्रेसिज्म बोल लीजिए, माफी चाहूंगा वो हो जाता है फ्लो में। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत किसने करी? राम मनोहर लोहिया जी ने सबसे पहले क्या कहते हैं नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी लेके आए थे। इन्होंने काफी कुछ काम किया था। एक समाजवादी विचारक है, नेता है, स्वतंत्रता सेनानी है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने ही बनाई थी और राम मनोहर लोहिया के नाम पे दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल भी है बहुत अच्छा।
वहाँ पे काफ़ी कुछ होता है। उसके बाद यहाँ पे 1963 से 67 के बीच में लोकसभा के सांसद भी बने रहे हैं, है ना। और यहाँ पे मैनकाइंड और उसके बाद क्या कहते हैं मैकाइंड और उसके बाद मतलब आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक अलग से दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए लाया हूँ ये चीज़ में, ताकि आपको समझ में आए कि गैर कांग्रेसिज्म की जो आइडियोलॉजी थी ना, वो सबसे पहले राम मनोहर लोहिया जी लेके आए थे। राम मनोहर लोहिया जी एक ऐसे नेता थे जिनकी आप यकीन नहीं मानेंगे, नेहरू जी भी इन्हें सलाम करते थे। नेहरू जी इनके भाषण सुनने के लिए स्पेशल संसद के सत्र में बैठते थे, क्योंकि यही एक ऐसे दिग्गज नेता थे जो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बिल्कुल खुल के बोलते थे और कभी भी नहीं डरते थे। तो इससे हमें समझ में आता है कि गैर कांग्रेसिज्म की आइडियोलॉजी अगर राम मनोहर लोहिया जी लेके आए हैं तो बहुत सोच समझ के लेके आए थे, है ना। तो इसीलिए सभी पार्टियों को समझाया गया, बुझाया गया। लेकिन 1967 का जब इलेक्शन आया तो लोगों ने महसूस क्या करा कि गांधी जी इनएक्सपीरियंस प्लेयर थी, इसीलिए कम सीटें मिली। उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजियां बन गई, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ रहा था कि सिंडिकेट ग्रुप अलग है, मोरारजी देसाई का ग्रुप अलग है। कांग्रेस में सिंडिकेट लोगों की ज्यादा सुनी जाती है, इसलिए इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा जा रहा है। लेकिन जब इलेक्शन सामने आया तो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक हो गया। क्यों अर्थक्वेक हो गया? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कांग्रेस गॉट द मेजॉरिटी इन द लोकसभा विद द लोवेस्ट सीट सिंस 1952। मतलब पहली बार ऐसा हुआ। अगर आप देखें पहला इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन, इन तीनों इलेक्शन के अंदर काफी अच्छी मेजॉरिटी मिली है, लेकिन चौथे जनरल इलेक्शन के अंदर 283 सीट मिलना बहुत ही बुरी बात थी। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस चौथे लोकसभा इलेक्शन के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं पार्ट उसमें हार गई थी, बहुत सारे उसमें हार गई थी जगहों पे। कितनी जगहों पे हारी थी वो आप इस मैप में देख सकते हैं। 1967 के अंदर कांग्रेस को लगता था, यानी कि सिंडिकेट मेंबर को लगता था कि कहीं ना कहीं क्या कहते हैं पूरी तरीके से बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है जो इंदिरा गांधी को पीएम बनाना चाहते थे वो खुद ही इलेक्शन हार गए। तो सोचिए यहाँ पे कहीं ना कहीं उल्टी बाजी हो गई और यहाँ पे कांग्रेस को लगा कि शायद से क्या कहते हैं इंदिरा गांधी के ऊपर हुकूमत चला पाएगी सिंडिकेट, पर ऐसा हो ही नहीं पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो खुद ही इलेक्शन हार गए। मतलब कांग्रेस के अंदर हाफ ऑफ द कैबिनेट मेंबर 1967 के अंदर इलेक्शन हार गए। पेपर के अंदर एमसीक्यू का क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी स्टेट्स में, कितने सारे स्टेट्स के अंदर वो इलेक्शन जो है वो हारे। तो आपको नंबर दे देगा, नाम पूछ लेगा, घुमा देगा, फिर आपसे गरबा करवाएगा, ऐसे नहीं तो वैसे सही, वैसे नहीं तो ऐसे सही, तो आपसे पूछ लेता है। तो इसमें आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, कितने राज्यों में चुनाव हार गए हैं तो उसे आप कमेंट करिएगा। अब 1967 के अंदर जब बहुत सारे मिनिस्टर, इवन के कामराज जी द किंग मेकर ऑफ पीएम, मतलब पीएम को पीएम बनाने वाले, इंदिरा गांधी को पीएम बनाने वाले के कामराज जी खुद ही इलेक्शन हार गए और 9 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हारे वो लोग। सोचिए मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस पे इलेक्शन हार गए, लेकिन यहाँ पे गठबंधन की सरकारें बनी थी। तो इसी वजह से क्या कहते हैं ये लोग पूरी तरीके से मतलब लोकसभा के अंदर तो बैठ गए। अब वो हम बाद में समझेंगे कि कैसे यहाँ की सीटों में झोलझाल हुआ, गोलमाल हुआ, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो अभी हम ये देखने की कोशिश करेंगे अगली क्लास के अंदर कि द्रविड़ मुनेत्र कज़गम क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कोलिनेशन क्या होता है। वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे कैसे सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी हुआ, मतलब खुद इंदिरा गांधी जी जब सिंडिकेट से भिड़ गई। मतलब बहुत सारा मजा आएगा अभी आपको आगे देखने में। हम बाकी आगे पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।